आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी कृतिका पार्ट 1। आज जिस चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा हुआ वृत्त कथा है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि वृत्त कथा किसे कहते हैं। वृत्त का मतलब क्या होता है? विस्तार से। कथन मतलब क्या होता है? कहना। तो जिस घटना या प्रसंग या कहानी को विस्तार से सुनाना या लिखना वृत्त कथन कहलाता है। तो थोड़ा सा हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है लेखक जो है उनके बारे में उनका जीवन परिचय बताते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 औराही हिन्ना बिहार में हुआ था। वे हिंदी साहित्य में आंचलिक कथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी लेखनी में ग्रामीण जीवन, वहां का संस्कृति, बोली और परंपराओं का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। और उनकी मृत्यु जो है 11 अप्रैल 1977 में हुआ। उनकी रचनाएं देखते हैं मैला आंचल, पड़ती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तथा कलंक मुक्ति आदि उनकी अन्य कृतियां हैं। ठुमरी पंच, लेट एक आदिम, रात्रि की महक आदि ये सब उनकी रचनाएं हैं। काव्यगत विशेषताएं, उन्होंने हिंदी साहित्य को ग्रामीण संवेदनाओं, लोक जीवन और बोली बानी को गहरा चित्रण किया है। उन्होंने भारतीय समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को भी अपने साहित्य में जगह दी। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। अब उनकी भाषा शैली देखते हैं। उनकी भाषा पर ग्रामीण बोलियों, लोक शब्दों, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया है। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी, मगही आदि भाषाओं के शब्द, स्वरूप और लहजों को हिंदी में अत्यंत सहजता से पिरोया। अब कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं जिससे कि चैप्टर को समझने में और भी आसानी होगी। पनाह शरण को बोलते हैं। पड़ती हुआ जमीन जो जोती बोई न जाती हो, उस पर पानी वगैरह नहीं होता है, बाढ़ वगैरह ये सब नहीं आता। फ्लैट जमीन जो होता है उसे पड़ती बोलते हैं। विभीषिका भयंकरता को बोलते हैं। प्लावित जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ाया हो। अनवरत निरंतर या लगातार बोलते हैं। अनर्गल बेतुकी बोलते हैं। अनगढ़ विचारहीन मनमानी। स्वगतो उक्ति अपने आप में कुछ बोलना। अस्फुट मतलब अस्पष्ट। गैरिक गेहुए रंग का बोलते हैं। अबले अब तक। आच्छादित ढका हुआ। उत्कर्ण सुनने को उत्सुक। आसन पास आया हुआ। धनुष कोटि एक स्थान का नाम है। फुलिया हाल को बोलते हैं। मुंडे किनारे को बोलते हैं। काला कलुटा नटवा रंग का बिल्कुल काला हो। नट कलाकार को बोलते हैं काला कलुटा। कुत्ता को बोलते हैं। मुसहरी एक जाति है जो आदिवासी लोग होते हैं, जो पत्ते वगैरह से दोने वगैरह बनाते हैं। बलवाही एक प्रकार का लोक नृत्य है। एक विस्निज प्रदर्शनवाद को बोलते हैं। आसन प्रश्वा जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला हो उसे बोलते हैं। अब पढ़ते हैं चैप्टर को। फणीश्वर नाथ रेणु जो है सो बता रहे हैं पटना में जो बाढ़ आया है उसके बारे में बता रहे हैं कि पटना में जो बाढ़ आया था तो वहाँ के पटना के लोगों का जनजीवन किस प्रकार अस्त व्यस्त हो गया था। जब बाढ़ आया तो कैसा महसूस किए, क्या क्या कठिनाइयों का सामना किए। तो ये सब सारी चीजें जो है ना सो उन्होंने इस चैप्टर में बताते हैं। तो बाढ़ तो उन्होंने बहुत देखा था, लेकिन बाढ़ किस प्रकार आता है ये पहली बार उन्होंने देखा है। तो बाढ़ जब आया है तो उसका वर्णन, पटना में जो बाढ़ आता है उसका वर्णन वो करते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पट्टी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारे झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज लगा लेते हैं। अब यह लेखक बता रहे हैं कि उनका गांव ऐसे इलाका में है, मतलब उनके गांव में बाढ़ नहीं आता है कहने का मतलब है, लेकिन हर साल उनके गांव के पश्चिम, पूर्व, दक्षिण की दिशा में ये सब नदी है। कौन कौन नदी के बारे में बता रहे हैं? कोसी, पनार, महानंदा और गांव गंगा है। जो बाढ़ से पीड़ित प्राणी उनके समूह आकर उनके गांव में पनाह लेते हैं, मतलब शरण लेते हैं कहने का मतलब है। और इतना भीड़ होता है, गाय बकरी झुंड सब आके उनके गांव में जो शरण लेते हैं तो उन्हें उससे अंदाज लगा लेते हैं कि उधर किस प्रकार का बाढ़ आया है। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। अब उनका गांव जो है सो पर्वतीय क्षेत्र में है, उनके गांव में नदी वगैरह नहीं है, तालाब, तो उन्हें तैरना वगैरह नहीं आता। उनके गांव के अधिकांश लोगों को भी तैरना नहीं आता है। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीति कार्यकर्ता,
अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित के क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। लेकिन तैरना नहीं आता है, लेकिन बाढ़ से पीड़ित जितने लोग होते हैं वहाँ जाके वो सेवा देते हैं। मतलब क्यों, क्या सेवा देते हैं कि मतलब इस तरह का उन्होंने ट्रेनिंग लिया है। बॉय स्काउट मतलब स्वयं सेवक राजनीतिक कार्यकर्ता बन के जिस जिस गांव में बाढ़ आते हैं वहां पर जाके बाढ़ पीड़ितों की क्षेत्र में वो मदद करते हैं। और लिखने की बात में वो क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो सोचते हैं। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब हाई स्कूल से ही वो बात पर जो एस्से वगैरह आता था, लेख आता था, तो लिखते थे, तो उसमें भी उन्हें प्रथम पुरस्कार मिलता था। धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को भी इस तरह प्रस्तुत कर चुके हैं। ये जयगंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। वो बता रहे हैं कि अपने कौन कौन से किताब में बाढ़ के बारे में क्या क्या वो लिखे हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। गांव तो उनका जो था सो पड़ती पर था, नदी किनारे था नहीं। इसके वजह उन्हें बाढ़ का अनुभव हुआ ही नहीं था। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। और जब पटना में शहर, जब वो पढ़ने के लिए वहाँ वहाँ जब जाते हैं, पटना शहर में वो रहने के लिए जब जाते हैं, 1967 की बात बता रहे हैं, तब उन्हें बाढ़ का अनुभव होता है। जब 18 घंटे का अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर कंकड़बाग तथा निचले हिस्सों में घुस गया था। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि वो बारिश जो हुई थी सो 18 घंटा हुई थी, जिस वजह से पुनपुन नदी का जो पानी है ना सो भर गया था और शहर में वो पानी घुस गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, मतलब देखा है, महसूस किया है। शहरी आदमी की हैसियत से, जैसे शहर वाले लोग इस चीज को पहले से महसूस करते आए हैं, इससे लेखक भी इस चीज को उससे महसूस किए। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। जैसे लेखक को पता चलता है पटना के पश्चिमी साइड में पानी आ गया है, तो उससे पहले क्या करते हैं, बाढ़ की तैयारी के लिए वो अपने घर में इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई ये सब रख लेते हैं और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगते हैं कि हो न हो उधर भी बाढ़ आ ही जाएगा। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। और सुबह उठते हैं तो उनको क्या न्यूज मिलता है कि राजभवन जो है और मुख्यमंत्री जो निवास जो है सो प्लावित हो गया। प्लावित कहने का मतलब क्या है, उस पर भी बाढ़ का पानी चढ़ आया है। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया है। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबेगे छे। मतलब बंगाली में कोई बोल रहा है इस प्रकार से कि मालूम है गोलघर जो है सो डूब गया है। और 5 बजे कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा। अब शाम के समय लेखक चाहते हैं कॉफी हाउस जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि शहर का भी इससे हाल पता चल जाएगा। तो रिक्शा वाला कहता है कि चारों तरफ तक पानी आ गया है, अब आप कहाँ जाइएगा। कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अब बोल रहे हैं कि कॉफी हाउस तो ऐसा है, अब तक तो वहां अबले कहने का मतलब क्या है, अब तक तो पानी वहां आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। अब रिक्शा वाला को लेकर क्या करते, चलो कोई बात नहीं, पानी कैसे आया है वही देख के आते हैं। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्यमय तो उक्ति से कभी बोर नहीं होते हैं, धन्य है। तब लेखक उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, अपने मित्र के बारे में बोल रहे हैं। कवि मित्र जो है, लेखक ऐसे ही कुछ कुछ बातें इस प्रकार से कहा करते हैं। लेखक जो है अनर्गल अनगढ़ बातें कुछ कुछ इस प्रकार से बोलते रहते हैं, जिससे लेखक को लगता है कि वो धन्य है कि उनकी इस प्रकार की बकवास बकवास बातें जो है सो वो सुनते रहते हैं और कोई उनकी बातें में कोई ना आकर्षण होता है ना कुछ होता है, फिर भी उनके मित्र उनकी बातें से बोर कभी नहीं होते। इसलिए वो व्यंग से कहते हैं कि वह धन्य है, अपने मित्र के बारे में बोल रहे हैं। स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है।
देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत। फ्रेजर रोड पर आ गया है। आ गया क्या? पार कर गया क्या? श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड। अब ये सब कॉलोनी का नाम है। लोग आपस में लोग सब पानी देखने जा रहे हैं। पानी को जैसे कोई अपने मोटर से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से, कोई सब इस प्रकार शहर का पानी देखने के लिए निकले हुए देख रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पानी कहाँ तक आ गया? फिर कोई कह रहा है फ्रेजर रोड तक आ गया। फिर ये सब आपस में बात कर रहे हैं कि क्या वहां पार कर गया पानी, क्या उस जगह को पार कर गया। इस तरह की बातें लोग आपस में कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। लोग इस प्रकार की बातें करने लगे कि पानी कहाँ कहाँ आ गया। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा हुआ पानी तेज से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं है। वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। और पानी जो आ रहा था, तो पानी क्या होता है ना, पानी बहुत तेजी में जब बहता है तो अपने साथ झाग वगैरह ये, तो पानी मटमैला था, मतलब अपने साथ मट्टी उट्टी सब लेके चल रहा होगा। तो पानी जो था गेरुआ कलर का था, उसमें झाग फेन मतलब था। इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब पानी बहुत तेजी से आ रहा था। फिर लेखक को ऐसा लग रहा है और अपने आचार्य जी को, मित्र आचार्य जो थे, उनके मित्र जो थे, उन्हें बता रहे हैं कि देखिए वो जो आ रहा है पानी का जो गिरुआ झाग देख रहे हैं ना, वो मृत्यु का तरल दूत है। मतलब कहने का क्या मतलब, हो कभी भी बारिश प्रकार का आ जाएगा तो सारा शहर को बहा ले जाएगा। वो मृत्यु ही बन के लग रहा है कि वो हमारी तरफ वो आ रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन से मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। लेखक बरबस ही इस चीज को देख के अपने हाथ जोड़ लेते हैं और निवेदन करते हैं। मुंह से कुछ बिना तो बोले इस प्रकार का शब्द उनके मुंह से निकल पड़ता है जो सामने वाला न सुन पाता है। अपने आप में जो बोलना होता है ना, तो बोल रहे कि सही में मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा और आगे। फिर उन्हें लगता है कि रिक्शा वाला कितना बहादुर हो, डर नहीं रहा है। और वो उसे गिरुआ झाग फेन को देख के कह रहे हैं लेखक कि मृत्यु का तरल दूत आ रहा है। लेकिन रिक्शा वाला तो सही में बहादुर है, उसे तो डर भी नहीं लग रहा है। वो बोलता है चलिए ना थोड़ा और आगे चल के देखते हैं पानी कितना आया है, कहाँ तक आया है। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। पानी का मतलब स्पीड जो है, वेग है, बहुत तेज है, मत जाओ आगे। कोई बोला रिक्शा वाले को। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब लेखक रिक्शा वाले को मतलब निवेदन करते हैं कि भैया लौट चलो, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मुड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी का तेज धार पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे। अब लेखक क्या बता रहे हैं, बाढ़ जो आया शहर में, तो लोग देखने के लिए इतने भीड़ लगाए हुए थे कि रामलीला जो होता है ना दशहरा के समय में, तो उस रामलीला को देखने के लिए भी उतने ही लोग थे जितने की बाढ़ को देखने के लिए, उससे कम लोग उन्हें नहीं लग रहा था। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, गिरवे रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था। आच्छादित कहने का क्या मतलब है, ढके जा रहा था गिरवे रंग से। हरियाली पर सनई सनई पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। अब चारों तरफ जो हरियाली वगैरह थी वो सब पानी के अंदर चला गया, मतलब डूबते जा रहा था। तो लेखक इस चीज को इस प्रकार देख रहे थे, तो उनका देखने का जो अनुभव था ये बिल्कुल नया था। आज तक वो देखे नहीं थे, सुने थे, लेकिन बाढ़ को आते अपने सामने कभी नहीं उन्होंने देखा था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आ गए। अब बुझो। अब लेखक एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं कि वो आदमी कैसा था। लेखक जो बोल रहे हैं, एक गंवार मुस्टंडा था, लेखक उसको बोल रहे हैं। उसका शरीर मुस्टंडा कहने का क्या मतलब, उसका शरीर मजबूत था, व्यवहार जो था असभ्य था, अब वाणी भी कठोर थी। उसने बाढ़ में फंसे पटना वासियों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था और ये बोल रहा था क्या,
जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। अब बुझो, मतलब कहने का मतलब क्या है, उसका जो वचन जो था ना सो बहुत कठोर और द्वेषपूर्ण था, मतलब ईर्ष्या से भरा हुआ था उसका। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए यही है वह आम आदमी। अब लेखक जो है सो अपने मित्र से कहते हैं कि देख रहे हैं किस प्रकार का ये आदमी है, पहचान लीजिए यही है वो आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। अब कवि अपने मित्र से कह रहे हैं कि हर साहित्यिक गोष्ठी सब जो होता है तो उसमें ऐसे ही बोलने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। आप चाहिए तो इस प्रकार के उत्तर बिहार तथा किस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र में उस आदमी का जो बात है सो आप जोड़कर ऐसा उसको वक्तव्य को जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं, लिख सकते हैं, उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लेखक जो है सो अपने मित्र को बोल रहे हैं। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। शाम के 7:30 बजे आकाशवाणी मतलब रेडियो पर ही है, उस समय टीवी का उतना ये नहीं था ना, तो लोग टीवी रेडियो पर ही समाचार सुना करते थे। तो उस समय समाचार प्रसारित हो रहा था और कहने का क्या मतलब पान की दुकान पर सभी लोग खड़े होकर मतलब चुपचाप सुनने को उस समाचार को उत्कर्ण मतलब सुनने को उत्सुक हो रहे थे उस न्यूज को। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। लेखक बता रहे हैं कि पानी जो है उनके स्टूडियो के भी पास पहुंच चुका था। समाचार दिल दहला देने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, मतलब नॉर्मल हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंक नहीं दिख रहा था। मतलब कहने का क्या मतलब, पास आया हुआ बाढ़ से कोई इस प्रकार का आतंकित लोग नहीं हो रहे थे। सब अपना सामान समेट रहे थे और सारी दुकान वगैरह ये सब बंद हो गया था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोग के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। अब पान वाला जो था सो अपना दुकान पर एक आईना लगाए हुए था और लेखक क्या बोल रहे हैं, वो पान वाला जो था उसके आईने में इन लोगों का जो चेहरा जो नजर आ रहा था, कहने का मतलब मुहर्रमी का क्या मतलब हुआ है कि वो डरा हुआ चेहरा जो था सो उनके उसके आईने में इन लोगों का चेहरा पर जो था सो एक डर नजर आ रहा था। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो यहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाका मारकर हम पर हंस सकते हैं। अब उन्हें लगा कि वो लोग तो डरे हुए थे, चेहरा पर एकदम डर झलक रहा था। उन्हें लगा कि अगर हम इस प्रकार यहाँ पे खड़े रहेंगे तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाने लगेंगे, हम पर हंसने लगेंगे। जरा इन बुढ़ का हुलिया देखो, मतलब उन लोगों का चेहरा जो था सो भय से डरा हुआ था, क्योंकि वहां ऐसी ही बात चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए। धनु धनुषकोटि, तब धनुषकोटि एक जगह का नाम है। वो बोल रहे थे कि ऐसा कोई बात नहीं है, एक बार मतलब ऐसे ही बात उछाली जा रही थी, बताई जा रही थी कि एक बार डूब ही जाए। जैसे कि धनुषकोटि जो है एक जगह है, वो मतलब डूब गया था। मतलब धनुषकोटि एक जगह है, वहां भी बाढ़ आया था तो धनुषकोटि गांव ही पूरा उजड़ गया था। तो लोग को लग रहा है कि ऐसा नहीं उसी जगह की तरह पटना में बाढ़ ना आ जाए, पटना भी गायब न हो जाए, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन ऐसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी माल बात कर रहे हैं कि चलो हम लोग कहीं बैठकर ताश वगैरह खेलते हैं। बिस्कोमान बिल्डिंग जो है सो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, तो उसी की छत पर बैठते हैं, वहां तक तो पानी नहीं पहुंच पाएगा। फिर उन लोगों को लगता है कि यही मौका अच्छा मौका है कि इनकम टैक्स वाले जो है ना काले कारोबारियों पर अगर घर पे छापा मारे तो बहुत माल उनके घर से निकल सकता है। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं पूर्वत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। वहाँ मैगजीन कॉर्नर एक दुकान है जहाँ पे बहुत सारे पत्रिकाएं मिलती रहती है। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि क्यों ना हम एक सप्ताह का पत्रिका खरीद लेते हैं।
हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेज जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाले कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देख दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों की छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। कुछ पत्रिकाएं खरीद लिए और वहां से वो लोग अपने घर की ओर विदा होने लगे। फिर अपने मित्र से बोलते हैं कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, लेकिन जो कम पानी में रहेगा सो ज्यादा पानी में रहने वाले मित्र की खबर लेगा, खोज खबर लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों और बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकरा कर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। पहले कोई चीज जो प्रचार करना होता था तो गाड़ी पर लाउड स्पीकर से बोला जाता था। पहले सिनेमा वगैरह का भी मतलब सिनेमा हॉल में अगर कोई मूवी वगैरह लगता था तो गाड़ी से ही प्रचार किया जाता था कि इस सिनेमा में ये मूवी लग गया। तो इसी प्रकार माइक से गाड़ी पर माइक रखा हुआ था और लोग प्रचार कर रहे थे। लोग नहीं मतलब कहने का क्या, गाड़ी पर लोग प्रचार कर रहे थे कि बारह आ रहा है, बारह आ गया है, आप लोग अपना अपना मतलब सुरक्षित जगह पे चले जाएं। इस प्रकार से लोग को सतर्क किया जा रहा था। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गुलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा। एक रिक्शा वाला जो है रात के 12 बजे के बाद क्या होता है, अक्सर रात के सन्नाटे में जब वो अपना घर लौटते रहता है तो इस प्रकार का गाना गाते गोलंबर के पास से, तो उसी साइड उसका घर होगा तो उधर से क्रॉस करता है तो ये इस गाना वो रात के सन्नाटे में इस प्रकार का ये गाना गाते हुए जाता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, वो गाड़ी जो है सो जनसंपर्क की गाड़ी मतलब ऐलान किया जा रहा है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि शायद अंदेशा है कि रात के करीब 12 बजे तक जो है बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकरबाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, तो आप लोग सावधान हो जाए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाए, इसी प्रकार का आवाज बार बार सुनाई दे रहा था। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता था सिलेंडर में कि कितना गैस बचा हुआ, लेकिन अंदाज है कि 1-2 दिन कोयला या है, मतलब लग रहा है गैस खत्म भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन का कोयला भी है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल है, मतलब मिट्टी तेल जो है सो एक ही बोतल है। स्टोव जो जलेगा सो मिट्टी तेल से ही जलेगा ना, तो इसलिए बोल रहे हैं क्या कि किरासन का जो तेल है सो एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, लेखक अब इस प्रकार बोल रहे, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर तक गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। पीर मुहाने या सलीमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर में पहुंचेगा। उन्हें अंदेशा हो रहा था, अंदेशा लग रहा था कि 1-1:30 बजे रात तक राजेंद्र नगर में पानी आ जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। नहीं कंपोज की टिकिया अभी नहीं, कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक, बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। अब उन्हें लग रहा है कि क्या लिखें, कविता लिखें, उन्हें नींद आ नहीं रही थी तो कुछ सोच रहे हैं कि क्या लिखना चाहिए। घर में कंपोज की भी टिकिया नहीं है, कविता लिखे या कोई बाढ़ पर कुछ आकुल प्रतीक्षा के बारे में लिखे। फिर उन्हें सोच के कहते, धत क्या लिखे, कुछ प्रतीक्षा ही कर लेते हैं। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर। अब नींद नहीं आ रही है, जो जो चीज देखे थे उसको उनका उन्हें ध्यान आने लगे, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर जो है सो आपको 2 पार्ट में मिलेगा, जब मैं वीडियो में डालूंगी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके।
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।